बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 33, मार्च 4, वेनेसडे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए हमारे इस आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से कि आप लोग के ख्याल में ये माइक्रो टीचिंग सेशन कैसा था। इकरा, क्या ख्याल है, कैसा था? क्या कंटेंट कम था? इसके अलावा कोई और फीडबैक? अच्छा, ओके। फातिमा रमजान, आपका क्या फीडबैक है? फातिमा ने अपने दोस्त की हिमायत की कि बहुत अच्छा था। और कोई? वानिया? ओके, रमशा? ओके। सबसे पहले तो उनकी ये बात कि जब उनको बुलाया कि आप तशरीफ लाएं तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। उसके बाद फिर उनकी ये ना जो है वो हाँ में बदल गई। मुझे नहीं पता ये ना हाँ में कैसे बदली। तो इट वाज वेरी ऑकवर्ड कि पहले नहीं 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 फिर यहाँ पे आ गए। तो बहरहाल ये ना मत क्या करें, क्योंकि आना तो आपको पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि उसके मार्क्स अपनी दफ़ा मैं खास तौर से इसके रखूंगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको इसकी बहरहाल पेनल्टी इसकी लाजमन होगी। तो कल कुछ बदमाशों का ग्रुप मेरे पास आया हुआ था कहने के लिए कि सर आपने जो है मार्क्स हमें क्यों कम दिए वगैरह वगैरह। तो मैं अभी से बार बार बता रहा हूँ, ओके, कि आप लोग जो मैं अपना मार्किंग क्राइटेरिया बता रहा हूँ तो उसको आप लोग लाजमन फॉलो करें। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कॉन्फिडेंट था, वो यहाँ पर आई, उन्होंने बात की। लेकिन जैसा कि यहाँ पे किसी ने कहा कि रेलगाड़ी चल रही थी, एक बात कहाँ खत्म दूसरी बात कहाँ शुरू इसका पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। अलबत्ता उन्होंने सवालात को रिपीट किया, उन्होंने बहरहाल वो यहाँ पर आई और उनकी आवाज़ वाजे थी। सबसे जो बड़ी कमजोरी थी ना, उनका कंटेंट गलत था। उनका कंटेंट वीक नहीं था, उनका कंटेंट बिल्कुल गलत था। उन्होंने जो बातें की, जो एग्जाम्पल्स दी, वो सारी की सारी बिल्कुल गलत है। अब लास्ट सेमेस्टर होता क्या था कि जब इस रिकैप में, इस माइक्रो टीचिंग सेशन में गलती नजर आती थी तो मैं दोबारा पूरा लेक्चर रिपीट करता था। लेकिन उस चक्कर में होता क्या था कि एक ही लेक्चर हमारा 3-3 4-4 दिन तक चलता रहता था। अब ये है कि भाई आप लोग रिकॉर्डिंग सुने और रिकॉर्डिंग देख के गलतियां वगैरह खुद ही इसको देखें। मेरे पेपर के अंदर मीडिया लिटरेसी के 5 सवाल और इंफॉर्मेशन लिटरेसी के जो ये 7 पिलर्स है इसके बारे में लाजमन सवाल आएगा। और मुमकिन है कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी आपको इसके सवालात मिल जाएं। ओके, तो मैं मशवरा दूंगा उसका सही से उसका जायजा लें, सही से उसको सुने, सही से पढ़ें। और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पेपर के अंदर जो सवाल आएगा वो शायद ये ना हो कि 7 पिलर्स लिख के दिखाओ। ओके, वो ये नहीं होगा। वो ये होगा, आपके सामने एग्जाम्पल होगी, मसलन कोई हदीस होगी। ओके, और आपसे कहा जाएगा इस हदीस को वेरीफाई करना है कि या कि वाकईतन ये हदीस है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों के अंदर मशहूर हो गया, बाद अखबार मशहूर हो जाते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना तो कैसे करेंगे? या मैनेज से क्या मुराद है, ओके, या स्कोप से क्या मुराद है? तो वहां पे आपको बाकायदा एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, वहां पे अपने नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा है कि अभी से लेक्चर्स को बार बार सुन लें। देखें, रमजान या ईद के बाद आप लोग चले जाएंगे प्रैक्टिकम पे। प्रैक्टिकम के आपके 15 दिन, वहां से वापस आएंगे थके हुए होंगे, फिर आपका पेपर की तैयारी बिल्कुल चल रही होगी। उस वक्त आप लोग को इन तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी क्लास में से अक्सर बच्चों ने कहा कि हमें जो है ये टॉपिक समझ नहीं आया, फला बात समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा किसी दूसरी एग्जाम्पल के साथ उसको कंडक्ट करा दूंगा। लेकिन उस मौके पे ईद के बाद, प्रैक्टिकम के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मौका मिल पाएगा। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉपिक बड़ा मैं ये समझता हूँ कि आप लोग की नीड और आप लोग की ज़रूरत के मुताबिक भी है। और इसके अलावा, इसके साथ साथ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जब भी आप आईसीटी की बात करें तो आप ये ना बोले आईसीटी आईसीटी। आईसीटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, जिसके अंदर एमएस वर्ड भी शामिल है, जिसके अंदर व्हाट्सएप भी शामिल है, जिसमें डिस्कॉर्ड भी शामिल है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम है आईसीटी इन एजुकेशन। क्योंकि हमारे इस आउटलाइन के अंदर एक और कोर्स भी शामिल हुआ है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी।
जिसमें हमने ये पढ़ाना है कि आपने इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, विंडोज कैसे इस्तेमाल करनी है, इंस्टॉल कैसे करनी है, एमएस वर्ड की क्या फीचर्स होते हैं, एक्सेल क्या होता है। देखो दोनों चीजों में फर्क है या नहीं। या आप में से जो 4 ईयर के हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर एप्लीकेशंस और आईसीटी को पढ़ चुके हैं। इस सिलेबस में या इस सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे हैं आईसीटी इन एजुकेशन, कि आईसीटी टूल्स का तालीम में तदरीस में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं या कराची यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, हमने देखा कि आईसीटी आईसीटी बोल के वहां पर एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो गया कि वो ये समझते हैं कि जहां पे आईसीटी का वर्ड आया उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी है क्लासरूम में इस्तेमाल, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अब जब एक नया कोर्स आया जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, तो उसमें कंफ्यूज हो गए। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग इस गलती को रिपीट ना करें। अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग हमेशा सब्जेक्ट का कंप्लीट नाम दें आईसीटी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टूल्स का एजुकेशन में इस्तेमाल। और ये कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि अभी हम कराची यूनिवर्सिटी को हमने एक लंबा चौड़ा एप्लीकेशन लिखी है, काफी सारे टीचर्स के सिग्नेचर थे डिफरेंट कॉलेजेस के, और अब हमने फिर उनसे मीटिंग करने जाना है उनको बताने के लिए कि भाईजान आपसे गलती हुई है, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी अलग चीज है, आईसीटी इन एजुकेशन अलग चीज है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस मिसकंसेप्शन का शिकार रहें। आप लोग पढ़ रहे हैं इन एजुकेशन, सिर्फ आईसीटी कभी मत बोलना, ओके। और ये कुछ हमारे टीचर्स में भी ये कंफ्यूजन है, तो आप पूरा बोलेंगे तो उम्मीद है कि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अच्छा, तो उसके पेपर के अंदर मैंने कहा था एक बड़ा मशहूर सवाल है 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क। इसी तरीके से एक बड़ा कॉमन सवाल है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब ये जुमला आप सुनते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आपके जहन में क्या आता है? माहीन, जोर से बोलो। जिंदगी भर पढ़ना, बिल्कुल सही। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब यही है, जिंदगी भर पढ़ना। ठीक, इससे मुराद आपकी वो तमाम आपको इस बात का शऊर होना, इस बात का एहसास होना कि जिंदगी भर आप लोग अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें, अपनी एजुकेशन का सिलसिला जारी रखें। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी करियर में ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, तमाम सूरतों के अंदर अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। अब यहां पर एक बात आती है कि इसकी मतलब अगर देखा जाए तो हम गौर करें तो हमारे मजहब के अंदर, हमारे मजहब इस्लाम के अंदर तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर गौर करें, मसलन मेरे पास कुछ इस्लामिक रेफरेंसेस हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं मसलन सूरत ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या वो लोग जो जानते हैं वो बराबर हो सकते हैं उनके जो नहीं जानते? तो हमें कुरान पाक की आयत के अंदर ही ये चीज नजर आ रही है, जहां पे एक जानने वाले, एक आलिम और एक ऐसा शख्स जो नहीं जानता, जो जाहिल है, उन दोनों के दरमियान फर्क को नुमाया किया गया है। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि आप कह दीजिए कि क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या एक आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर सूरह ताहा के अंदर भी हमें वो मशहूर जमाना दुआ याद आती है, वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, कि ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अगर हम देखें तो हमारे कुरान के अंदर, हमारे कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला ने हमें इस बात की ताकीद की है कि हम अपने इल्म में इजाफे की दुआ करें। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये दुआ आपने तब तक करनी है जब आप मैट्रिक में हो, या तब तक करनी है जब तक आपका बीएड ना हो जाए, बीएड करने के बाद आप जो है उम्मे अबिया इस दुआ को करना छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारा मजहब जो है वो हमें उकसा रहा है, हमें हमारे अंदर तलब पैदा कर रहा है, हमारे अंदर जुस्तजू पैदा कर रहा है कि हम अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारा मजहब हमें यह ताकीद कर रहा है कि भाई इल्म की भी दुआ मांगो। जैसे तुम दुआ मांगते हो अपनी दुनिया में फलाह की, आखिरत में फलाह की, सुना है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। तो जिस तरह से हमारा मजहब हमें दुनिया में फलाह की, कामयाबी की दुआ मांगने की तरगीब कर रहा है, और साथ ही साथ आखिरत की भी, और साथ ही साथ अजाब कब्र से बचने की, तो उसी तरह से हमारा मजहब, हमारा रब
कुरान पाक के जरिए से, जो कि अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक ये कुरान पाक महफूज रहेगा, तो उसके अंदर उन्होंने खास तौर से एक आयत नाजिल की, एक हिस्सा नाजिल किया, एक दुआ नाजिल की, रब्बी जिदनी इल्मा। इसी से आप उसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला एक ऐसी किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक रहेगी, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं खुद उसकी हिफाजत करूंगा, और उसके अंदर वो खास तौर से इस दुआ को डाल रहे, तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी अहम बात है। अच्छा, फिर कुरान पाक के अलावा हमें ये चीज हदीस के अंदर भी नजर आती है। किताबुल वसिया जो है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके तमाम अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन उन चीजों के जो उसकी कुछ तीन चीजें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी उसका सिलसिला जारी रहता है। एक तो हो गया सदका, ओके, ऐसा सदका जारिया जो उसके बनने के बाद भी उसके लिए मतलब लोगों को भलाई फलाह पहुंचाता रहे। मसलन आपने कुआं खुदवा दिया, मसलन आपने किसी की तालीम का इंतजाम कर दिया, मसलन आपने किसी को बहुत अच्छा पढ़ाया और आपके पढ़ाने से किसी तालिब इल्म की जिंदगी बदल गई, फिर वो तालिब इल्म आगे चल के दूसरों की जिंदगी बदल रहा है, तो ये आपके लिए सदका जारिया है। आपके मरने के बाद ना आपके पास नमाज का सवाब, ना कुरान पाक तिलावत करने का मौका, ना रोजा रखने का मौका, लेकिन आपको इन तीन अमाल का सवाब मिलता रहेगा। तो उनमें से एक हो गया सदका जारिया, दूसरी हो गई आपकी औलाद, आपकी नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करते रहे, और तीसरी चीज आपका इल्म। आपने अगर ऐसे तालीमी काम किए जो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो भी आपके मुस्तकिल आपके अमाल के अंदर बेहतरी का सबब बनते रहेंगे। मसलन पहले जमाने में किसी ने कुछ कुरान पाक की तफसीर लिखी, और वो कुरान पाक की तफसीर आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका सवाब उनको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। किसी ने जो है कुरान पाक के लिए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बच्चों की तजवीद के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कायदा लिखा, अब वो आज भी आप उस कायदे से पढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन की वजह से आपने मेडिकल पे रिसर्च की और आपकी रिसर्च आगे भी इस्तेमाल हो रही है, तो यकीनन उसका भी आपको सवाब मिलता रहेगा। और आज के दौर में चूंकि उस जमाने में किताबें थी, तो आज के दौर में हमारे पास वेबसाइट्स हैं, हमारे पास यूट्यूब वीडियोस हैं, तो अगर हमारी वीडियोस, हमारी वेबसाइट से, हमारे नोट से लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि हमारा ये नेक अमल भी कबूल होता रहेगा। तो आप इस हदीस के अंदर भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं, या रसूल अल्लाह बता रहे हैं कि मरने के बाद, जाहिर सी बात है, रसूल अल्लाह अपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते थे, वो वही बताते थे जो उनको अल्लाह ताला ने कहा था। तो जब वो बता रहे हैं कि भाई मरने के बाद सारे के सारे अमाल खत्म, ना नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, ना जिहाद का, ना हज का, ना ज़कात का, जो करना है अभी कर लो, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। और मरने के बाद भी, जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन पेंशन मिलती रहती है, तो इसी तरीके से तीन अमाल ऐसे हैं जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम तक उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और उसके अंदर एक चीज मौजूद है, ऐसा इल्म जो दूसरों के लिए नाफे हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले हो। इसी तरीके से आपने एक और चीज सुनी हुई होगी, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, ठीक है, तो ये हदीस आप सबने सुनी हुई है, सही है फातिमा? ओके, सवेरा बैठ जाए। अच्छा, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था इंफॉर्मेशन लिटरेसी। गौर करो, इससे पहले स्लाइड्स के अंदर मैंने जितनी भी तुम लोग को मैंने आयतें दी हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने हर आयत का हवाला दिया है। सूरत ज़ुमर का हवाला मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। सूरत ज़ुमर जो है कुरान पाक की 39वीं सूरा है, और उसकी 9वीं आयत जो है वो आपके सामने मौजूद। फिर रब्बी जितनी इल्मा कहा, अगरचे हम लोग बचपन से इस बात को सुनते आ रहे हैं, रब्बी जितनी इल्मा, लेकिन 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 जब मैंने आपके सामने पेश किया तो मैंने उसका रेफरेंस भी दिया कि सूरत तौहा जो कुरान पाक की 20वीं सूरत है, उसकी 114th आयत के अंदर हमें ये वाली दुआ नजर आ रही है। इसी तरीके से जब मैंने आपके सामने हदीस पेश की, तो मैंने हदीस का भी रेफरेंस दिया कि सही मुस्लिम की 1631 नंबर, सीरियल नंबर 1631, 1631 के अंदर ये हदीस आपको मिल सकती है। आप सही मुस्लिम का कोई सा भी नुस्खा उठाएं, अगर आपकी लाइब्रेरी में किताब है, ऑनलाइन ई बुक्स मौजूद है, या इसके अलावा एप्स मौजूद है जहां पे पूरी पूरी अहादीस की किताबें ऑनलाइन मौजूद है, तो अब वहां पे आपको हदीस नंबर 1631 के अंदर आपको यही चीज पूरी एज इट इज मिल जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया मुनज़्ज़ा, और उसके बगैर उसको इंप्लीमेंट आपके सामने पेश नहीं किया। अब इसी तरीके से हमारे सामने जब ये बात आई कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक,
और जिसको आप लोगों ने कहा कि जी ये हदीस है। अब जब इसके बारे में भी हमने इसके रेफरेंस को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि ये हदीस नहीं है, ये एक जुमला है जो मशहूर चला आ रहा है। अगर ये आपके सामने मैंने इसके एक पैसेज दिया हुआ है, हरमैन इसको पढ़ो जरा जी। अब आ गई, मीटिंग लीव करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। फातिमा रमजान स्लाइड पढ़ो जोर से, क्या लिखा हुआ है, आखिर तक आवाज आए। ओके, ये जुमला जबान ज़द आम है और अक्सर इल्म की अहमियत वाज़े करने के लिए नकल किया जाता है, और बाज हजरात इसकी निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके इसे बतौर हदीस नकल करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि यह जुमला हदीस नहीं है, इसे हदीस के तौर पर पेश करना जायज नहीं। यह असलाफ में से किसी का कौल है जो नकल होता चला आ रहा है। ओके, आगे उन्होंने उसकी रेफरेंस वगैरह दिया है, और स्लाइड के नीचे कोने पे अगर आप देखें बॉटम लेफ्ट के ऊपर, तो मैंने वेबसाइट का जहां से मुझे ये फतवा मिला है उसका भी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपने यहाँ देखा कि जो हमने 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़े थे वो हर जगह इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हमने देखा कि जो अशार हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसको आप इल्लामा इकबाल से आंख बंद करके मंसूब करते हैं, वो इकबाल के अशार नहीं। हमने देखा कि जो हमें एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि हर बच्चे का अपना पढ़ने का एक स्टाइल होता है, बाज बच्चे सुन के ज्यादा सीखते हैं, बाज देख के, बाज एक्टिविटीज से, पता चला कि जी उसकी भी कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे सामने किसी ने कहा कि जी सिंध में तो 80% बच्चे गैर तालीम याफ्ता है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि ये डेटा हमारे पास गलत है। 80% नहीं, सिर्फ 40%। 40% भी बहुत है, लेकिन बहरहाल 80% की तरह नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। तो आपने देखा कि तमाम जातों को जब हम वेरीफाई करने बैठते हैं तो हमें जो है उसके अंदर एक बिल्कुल नया पहलू, नई चीज नजर आती है। यही वाली बात हमें हदीस के अंदर नजर आ रही है। ऐसा जुमला जिसको सुन के आप सब ने कहा कि ये हदीस है, पता चला कि वो हदीस नहीं थी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, अगर ये तो सिर्फ हम अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, हमारे इस कोर्स का आईसीटी इन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जो कमजोरी है ना, इन्होंने अलग से उसका कोर्स बना दिया। अगर याद हो जब हम बात कर रहे थे आईसीटी लिटरेसी की 21st सेंचुरी स्किल में, तो उस वक्त भी ये पॉइंट कहा था कि यार इसको अलग से कोर्स के तौर पर पढ़ाना बहुत गलत है। होना ये चाहिए कि हर कोर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का सेक्शन हो, हर टीचर आपको पढ़ाते हुए, फॉर एग्जाम्पल जनरल मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाते वक्त वो आपको बताए कि जी पेडागोजी की ये मेथड है और टेक्नोलॉजी के साथ तुम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको फॉर एग्जाम्पल टीचिंग लिटरेसी पढ़ाते वक्त मसलन अगर सर सफदरी आपसे कहें कि बेटा ये क्लेम है, इसको जरा सा इंफॉर्मेशन लिटरेसी के 7 पिलर्स की मदद से जरा इसको वेरीफाई तो करो ये चीज है या नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि आप लोग इस कोर्स को कोर्स की तरह पढ़ते हैं, हालांकि ये कोर्स ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ जो है रट्टा लगा के पास होने के लिए करें। ये वो चीज है जिसको आपको तकरीबन तमाम जिंदगी के हर पहलू के अंदर, अपने हर मजमून के अंदर, अपने हर सेमेस्टर के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये आप लोग के लिए बहुत चशमकुशा एक्सपीरियंस होगा, एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होगा कि जिन चीजों को इकबाल से मंसूब करते थे वो इकबाल के नहीं थे। जिन चीजों को हम मानते चले आ रहे हैं कि जी बच्चों का पढ़ने का स्टाइल होता है, हम नकल करते हैं, हम वालदेन को समझाते हैं कि भाई हर बच्चे का अपना स्टाइल होता है, ये बात गलत है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और पता चला कि जिस चीज को हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करते आ रहे हैं उनका उससे कोई ताल्लुक सिरे से है ही नहीं। और आपने वो सुना है ना कि जिसने मुझसे मेरी तरफ झूठी बात को मंसूब किया उसने दोजख में अपना ठिकाना बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी झूठी हदीस को उनसे जोड़ना सही नहीं है, गलती से और एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल अब इससे हमें भी तो देखना चाहिए कि हम भी तो बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े, बगैर तहकीक किए हम इस बात को किसी और से, रसूलुल्लाह से गलती से मंसूब कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हमारे सामने ये बात आ गई कि बहरहाल लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, हमारे मजहब के अंदर भी बहुत जरूरी है, और हमने देखा कि हमें हर जगह इसकी तरगीब मिली है। अब सवाल ये होता है कि इसकी जरूरत क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? अगर हम बेसिक टीचर की बात करें तो आपके ख्याल में टीचर के लिए 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क, सॉरी, एक टीचर के लिए इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग की क्यों जरूरत है? शकाना बोर्ड पर जल्दी से आओ,
जी अब आप लोग मुझे बता, आपका क्या ख्याल है, अपना क्या ओपिनियन है? जी रामीन। रामीन ने कहा कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही हैं, और वाकईतन ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर जब मैं ये कोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने इंफॉर्मेशन लिटरेसी में गूगल की सर्च की टिप्स बताई थी। ओके, कि गूगल के ऊपर कैसे सर्च करते हैं। अब की दफा मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि अक्सर बच्चे जो एआई को यूज कर रहे हैं, तो शायद मैं एआई के बारे में ज्यादा बात करूं ना कि गूगल सर्च के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि विद इन 6 मंथ्स मेरा एक कोर्स खत्म हुआ पिछले मई के अंदर। उसके बाद एक सेमेस्टर गुजरा, सिर्फ एक ही सेमेस्टर गुजरा, और उस एक सेमेस्टर के दौरान ही इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि मुझे अब अपने कोर्स की आउटलाइन, अपने कोर्स सिलेबस में या अपने लेक्चर के अंदर चेंजेस को सोचने की जरूरत पड़ रही है। तो एक पॉइंट तो हमारा हो गया, बोर्ड साफ करके आपने लिखना है। एक पॉइंट हमारा हो गया, तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, अजमीना, गर्दन नहीं हिलानी। जी अजमीना, फिर गर्दन हिला दी, बस। जी हलीमा। टीचिंग, गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है हलीमा का, कि टीचिंग का ताल्लुक, तदरीस का ताल्लुक सिर्फ सिखाने से नहीं है बल्कि सीखने से भी है। वो टीचर जो सीखने से इनकार कर दे वो एक अच्छा टीचर, अच्छा मुदर्रिस नहीं बन सकता। और कोई? जैनब, जैनब असलम। बेटा बकरियां गर्दन हिलाती, इंसान गर्दन नहीं हिलाते। ओके, बकरियों को मैंने देखा, कुछ बोलो आपसे गर्दन हिलाती हैं। आप बकरी तो नहीं है ना? जोर से बोलिए। अगर टीचर सीखते रहेंगे तो स्टूडेंट को सिखाएंगे, बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा मुश्किल था, गर्दन हिलाना जरूरी था क्या? अजीब लोग हो यार। तो बात बिल्कुल सही है कि टीचर अगर सीखते रहेंगे तो फिर वो आगे दूसरों को सिखा पाएंगे, और वाकईतन इसके बगैर एक आप टीचर मुकम्मल नहीं बन सकते। जी मरियम। तो स्टूडेंट्स के पास टीचर से ज्यादा अवेयरनेस मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में अगर जो टीचर नई चीजों के साथ अपने आप को अप टू डेट नहीं रख रहा, मतलब आप रियलाइज करें कि मैं खुद इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ कि शायद मुझे अब टिकटॉक पे अकाउंट बना लेना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में बच्चे कोई बात कर रहा हूँ, मुझे समझ ही ना आ रहा हो कि क्या बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टिकटॉक और अबाउट एन एप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट नॉलेज। बच्चों को नॉलेज कहाँ से मिल रही है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। मेरे लिए अब जरूरी है कि मैं जब क्लास में आऊँ तो कुछ ऐसी इजाफी चीजें लेकर आऊँ जो बच्चों को फायदेमंद मालूम हो। उसके बाद किसका? आयशा। टीचर्स के बाद खुद नॉलेज होगी तो वो खुद पढ़ा सकेंगे। शबीना, लास्ट पॉइंट। गुड पॉइंट, और ये बहुत अच्छा शबीना का पॉइंट है, और अब इस पॉइंट को आप लोग जहन पे रखें कि अगर आप लोग सीखना छोड़ देंगे तो आप लोग बुरे हो जाएंगे। और इसलिए भी ये बात जरूरी है, अगरचे बुढ़ापे की बात के हवाले से आप लोग को शायद हंसी आए, जो आप में से आप लोग इस बात को नोट कीजिएगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स में नजर आएगा, जो लोग जहन का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, बस रोजमर्रा की जिंदगी खाना वगैरह पका लिया, ये कर लिया, उनकी जहनी इस्तेदाद ना वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। आपको बस टीचर्स में भी नजर आएगा कि कॉलेज में जब तक पढ़ा रहे एक्टिव है, इधर रिटायर हुए 6 महीने बाद मिले तो पता चला कि वजन भी बढ़ चुका है, शुगर भी हाई हो चुका है, और साथ ही साथ जहन की वो इस्तेदाद नहीं रही जो पहले थी। ये बड़ा जरूरी है कि आपका जहन मुस्तकिल चलता रहे। मैं एक टिप आप लोग को दूंगा, जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, कि इस सिलसिले को खत्म नहीं करना, मुस्तकिल अपने ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसको तुम लोग करते रहो। इस तरह से जहन चलता रहता है, चाहे अभी तुम्हारी उम्र 20 साल हो, चाहे तुम्हारी उम्र 60 साल हो, हर सूरत के अंदर तालीम का सिलसिला जारी। कुछ नहीं, आपका जहन जो है ना वो एक्टिव रहता है। आपका जहन एक्टिव रहता है। आपने पास फैमिली में लोगों को देखा होगा कि 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, लेकिन बिल्कुल एक्टिव हैं, पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, अराउंड 90 के हो चुके हैं, वो पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, और जहनी बिल्कुल, जहन बात बात करो बिल्कुल सही से आपसे जवाब देंगे। कहीं से भी आपको फील नहीं होगी 90 साल के आदमी से आप बात कर रहे हैं। वे तरावी पढ़ने जा रहे हैं, पूरी पूरी तरावी पढ़ रहे हैं, खड़े होकर तरावी पढ़ रहे हैं, कोई उनको इश्यू नहीं है। तो बात ये भी है कि बंदे ने अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी मेंटल कैपेबिलिटी का भी ख्याल रखा, एक्टिव रहे, जहन को इस्तेमाल करते रहे, तो जहन की सलाहियत कम नहीं हुई। ये डिमेंशिया वगैरह का नाम सुना आपने? ये मर्ज, डिमेंशिया का एक मर्ज है, अल्जाइमर का मर्ज है। बुनियादी तौर पे इस मर्ज के अंदर इंसान का जहन वक्त के साथ साथ अपना काम करना छोड़ देता है, और फिर ऐसा वक्त भी आता है कि जो बेसिक
फंक्शंस होते हैं, मसलन दिल कैसे धड़कता है, सांस कैसे लेते हैं, इंसान का जहन इसको भी भूलता चला जाता है, यहाँ तक कि फिर मशीन पे आता है, फिर उसका इंतकाल हो जाता है। तो बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती है कि सबसे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों को पहचानना भूल जाते हैं। उससे पहले तो ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल खाना खाने का तरीका भूल गए, खाना खा रहे तो आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं बच्चों की तरह। फिर पता चला कि अपने रिश्तेदारों को पहचानना भूल गए। आपने देखा है जगह जगह इश्तहार लगा हुआ होता है कि जी फला इतने साल की खातून घर से लापता हो गई हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, वो घर से निकले तो वापसी का रास्ता भूल गए, ऐसे ही बड़ी उम्र के लोग होते हैं कि वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। तो इसमें अब साइंटिफिक स्टडीज वगैरह की गई हैं। तो एक स्टडी ये भी आई थी कि जहन को अगर मुस्तकिल इस्तेमाल में रखा जाए तो डिमेंशिया अल्जाइमर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने देखा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ताल्लुक ना सिर्फ ये कि आपकी टीचिंग के साथ है, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल हेल्थ के साथ भी है। और इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो इसका इंतहाई गहरा ताल्लुक है 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क के साथ। क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल के अंदर आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, मसलन हमने पढ़ा मीडिया लिटरेसी, तो शायद चंद साल पहले मैं इसमें बात कर रहा था मूवीज की, लेकिन अब चंद सालों के बाद शायद मैं बात करूंगा टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की। मसलन अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी मूवीज जो है या लिटरेचर जो है वो किस तरीके से आपके अटेंशन को ग्रैब करता है। यही वाला काम इंस्टाग्राम पे भी हो रहा होता है। वीडियो के पहले 3 से 4 सेकंड के अंदर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं। इसको वो लोग कहते हैं हुक। ओके, कौन कौन से क्रिएटिव हुक्स हैं जिसके जरिए से आप बंदे को रोक सकते हैं कि वो आपकी इस शॉर्ट रील को, आपकी इस शॉर्ट वीडियो को देखने पे मजबूर हो जाए। तो बात यह कि वक्त के साथ साथ इन तमाम चीजों में तब्दीली आ रही है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी की एग्जाम्पल ले लें, डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी लिटरेसी की एग्जाम्पल ले लें, वक्त के साथ साथ कोलैबोरेशन का मतलब चेंज हो रहा है। मुझे यकीन है अगर आज से 10 साल या 20 साल पहले जो टीचर यहाँ पे कोलैबोरेशन पढ़ाता था तो वो यही कहता हो क्लास में कोलैबोरेशन हो। लेकिन आज जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन हो, आपका इंडिया और दूसरे मुल्क के लोगों के साथ भी आपके अंदर काम करने की सलाहियत हो। तो 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क पे अगर अमल करना है तो उसके अमल करने का सूरत एक ही है कि आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जारी रहे। ओके, कल इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।